हिंद तरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चिपको आंदोलन की मातृ संस्था के कार्यालय में और मेरे साथ हैं सीपी भट्ट, पर्यावरण विकास समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर भट्ट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भट्ट जी का परिचय दूं तो विगत 10 सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं और अलग अलग गांवों में जाकर के वनाग्नि से जो रक्षा है, किस तरह से हम अपने वनों को बचा सकते हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लगातार उनके प्रयास आम जन तक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उस दिशा में मैं सीधे मिलता हूं। भट्ट जी आपका स्वागत है और थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे इस बारे में। धन्यवाद सतीश जी। आपने एक ऐसे समय में जब पूरा उत्तराखंड वनाग्नि की चपेट में है और जंगलों में जगह जगह आग लगी है, कुछ जगह कम लगी है, कुछ जगह ज़्यादा लगी है, और आग के कारण पिछले कुछ दिनों में कई जगह मानव क्षति भी हुई है और लाखों रुपयों की वन संपदा नष्ट हुई है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा। हमारा मानना है कि जो वनाग्नि है, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो एक सालाना कार्यक्रम जैसा बन गया है। हर साल जंगलों में आग लगती है और फिर उसको बुझाने के प्रयास होते हैं और फिर कई बार भाग्य और समय अच्छा रहे तो बारिश आती है और बारिश से वो बुझ जाती है। लेकिन कुछ जो हम 2-3 दशकों से देख रहे हैं कि हर 5 या 6 साल बाद एक बार तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। तो इस बार भी निश्चित ही वैसी स्थिति हो रखी है कि हम कुमाऊं से लेकर के नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़ में धारचूला तक और इधर ऋषिकेश से लेकर देहरादून से लेकर के और उत्तरकाशी तक आखिरी छोर तक और ऋषिकेश से चमोली तक जगह जगह जंगल जल रहे हैं। और उससे बहुत सारा मैंने केवल जंगलों को भी नुकसान नहीं हो रहा, वन्य जीवों को भी नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि जो हमारा आम जनजीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है। और आग का जो धुआं है उसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारी खेती बाड़ी पर भी बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और ख़ास करके आग ऐसे मौसम में लगती है जब हमारी आजीविका का जो मुख्य स्रोत है तीर्थाटन और पर्यटन, उस दौरान जब आग लगती है, जो तीर्थयात्री और पर्यटक जिस कल्पना को लेकर के उत्तराखंड में आते हैं और उनको यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही दिखता है, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग पिछले जब छात्र थे तो उस समय भी हम लोगों ने चंद्र सिंह राणा जी और बहुत सारे लोग थे जिनके साथ हम लोग कैंपों में जाके जो दसूरी ग्राम स्वराज्य मंडल के शिविर थे, उस दौरान भी हम लोग देखते थे आग लगी रहती थी और बुझाने जाते थे। लेकिन अब जिस तरह की आग लग रही है उसमें हमें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। पिछले 10 सालों में जो हमने देखा कि भाई आग जिस तरह से फैल रही है और उसको लेकर के हम केवल जब आग लगती है तभी हम कार्रवाई करें, तो ये तो निरर्थक है। इससे ये सेम उसी तरह की स्थिति है जैसे हम सीमा रक्षा की बात करते हैं और बिना सैनिकों को तैयारी के, बिना हमारी अपनी तैयारी के और हम युद्ध में लड़ने की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित ही जीत की संभावना एकदम क्षीण हो जाती है। तो उसी तरह से जिस तरह से अभी हो रहा है कि वनाग्नि जब आग लग रही है और हम तब तैयारी कर रहे हैं, तब हमारी सारी चाहे वो गांव के लोग हों या हों, तब वो तैयार हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए उस तरह का लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उससे कई किस्म के दुष्प्रभाव हमारे सामने आते हैं। लोगों की जान माल को भी नुकसान जो उस कार्य में लगे हैं। अभी 5 या 6 लोग तो कई जगह मर चुके हैं। तो इस तरह तो हमारा मानना है कि हम वनाग्नि की जो जंगलों में आग लग रही है उसको पूरी तरह तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी जो भयावहता है उसको जरूर कम कर सकते हैं। और उसके लिए जो एक समग्र प्रयास, समन्वित प्रयास की जरूरत है। और ये केवल जब आग लगती है तभी उसी समय नहीं किया जाए, बल्कि उसकी तैयारी जो आपदा राहत का जो बड़ा एक वो है कि हमको पहले आपदा की जो पूर्व तैयारी है उस तैयारी को हमें करना चाहिए। तो हम लोग पिछले 10 सालों से एक जो हमें सबक मिला वो यही है कि हमें केवल फायर सीजन में ही जंगल बचाने की बात नहीं करनी है, बल्कि हमें ये एक अनवरत
प्रक्रिया पूरे साल भर चलने वाली प्रक्रिया बनानी होगी, खास करके बरसात के बाद। हमें ऐसे स्थान, क्योंकि अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, हमारे पास पूरा ज्ञान है, हमारे जो इसरो और इन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर दी है कि हम पिछले 10 सालों का डेटा हमारे पास है कि किस इलाके में आग लगती है, कहाँ पर किस तरह से फैल रही है, क्या कर। तो इसके लिए हमने तो पिछली जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी होती है उसमें भी बात, तो जो हमारी तैयारी है कागजों में तो बहुत बेहतर तैयारी है, जो पिछले 3 दशक में के जो अनुभव रहे हैं उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के और पूरी दुनिया के अनुभव रहे हैं। आग की जो घटनाएं हैं केवल हमारे देश ही में नहीं है, हमारे उत्तराखंड में नहीं, हमारे जिले बल्कि पूरी दुनिया में जंगलों में आग लगने की घटनाएं पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है। और जिसका एक बड़ा कारण जो जलवायु परिवर्तन का वो तो है ही, लेकिन तैयारी को लेकर के भी पूरी दुनिया में, हमारे देश में और हमारे प्रदेश में इसके लिए सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए और बहुत अच्छे निष्कर्ष भी निकले हैं और बहुत सारे शासनादेश और बहुत सारे अपना SOP भी जारी की क्या क्या होगा। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं तो ज़मीन पर वो नहीं आ पाती। भारत सरकार ने बहुत अच्छी गाइडलाइन बना रखी है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन बना रखी है। और जैसे हम अगर बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी एक बनाने की रोक, पहले तो उसको हमारा डिजास्टर घोषित कर दिया और डिजास्टर का मतलब होता है कि पूरा जो तंत्र है वो उसको रोकथाम के लगे। लेकिन उसके अलावा एक SOP बनी है जिसमें ये है कि हमारे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट में इसमें एक समिति बनी है, हमारे कमिश्नर के लेवल पर समिति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, तहसील स्तर पर SDM की अध्यक्षता में समिति है और ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में समिति। उन समितियों को पूरा उनके क्या काम करेंगे, क्या ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टेट लेवल पर और जिला लेवल पर तो उन समितियों की बैठक होती है। लेकिन जब हम नीचे आ जाते हैं जहाँ ग्राउंड पर हमको लड़ना है, वहाँ पर इस तरह की समितियों की बैठक बहुत कम हो जाती है। अब वही जो शासनादेश है उसमें लिखा है कि हम हर गांव में एक वनाग्नि सुरक्षा समिति होगी और वो प्रधान की अध्यक्षता में होगी। उसमें सारे के सारे महिला मंगल दल होंगे, वन पंचायत होगा, फॉरेस्ट वाले होंगे, वहाँ के और भी लोग होंगे, वो बनेंगे। होना ये चाहिए था कि उस समिति को अपने सितंबर से ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। सितंबर में हम जैसे कहते भी, हम जो पिछले 10 सालों में हमने जो यात्रा है वनाग्नि जागरूकता और जन यात्राएं की, उसमें हम लोगों ने एक इस चीज़ को भी देखने की कोशिश की कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ वनाग्नि सुरक्षा, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियों की क्या स्थिति है। तो हमें पूरे 200 गाँवों में से केवल 2 या 3 गाँवों का मुझे अभी याद है जहाँ पर वनाग्नि सुरक्षा समितियाँ सक्रिय थी, जो वास्तव में सक्रिय होना चाहिए। एक है गिर सागर के गांव है, तो वहाँ जब हम गए थे तो वहाँ की वनाग्नि सुरक्षा से बहुत प्रधान जी ने पूरा वो किया था। लेकिन अगर गिरसा की जैसी वनाग्नि सुरक्षा समितियाँ सब जगह, वहाँ का फॉरेस्ट गार्ड जो समिति का सचिव होता और वन पंचायत के सब, इस तरह के अगर हर जगह वो वनाग्नि सुरक्षा समितियाँ सक्रिय हो जाए तो निश्चित ही रूप से 100% में से कम 80% हम बचा सकते हैं अपने जंगलों। और उसमें ये हम लोग बात करते रहते हैं कि वो समितियाँ केवल गठित ही ना हो, उन समितियों को जो काम है वो उनका काम क्या होना चाहिए, उनका काम ये होना चाहिए कि मार्च सितंबर में उनकी जो बैठक हो, उस बैठक में वो अपने जो वनाग्नि को लेकर के जो खतरे हैं पहले उनको चिन्हित करें और उन खतरों के कारण क्या है और उन कारणों का निराकरण किस तरह से हो सकता है। समिति अपने स्तर पर क्या उस निराकरण के लिए क्या कर सकती है और जो अलग अलग संबंधित विभाग हैं वो उनसे समिति को क्या सहायता की ज़रूरत है और वो एक पूरा प्लान बना के, और अगर वो स्थानीय स्तर पर उनको क्या सहायता चाहिए, तहसील स्तर पर SDM से उनको किस तरह की मदद की दी जा सकती है और जिला स्तर पर क्या मदद दी जा सकती है, इसका अपना वो खुद प्लान बनाए और उसको रखे। और उसके बाद प्रशासन का काम हो कि उनको जो जितनी मदद हो सकती है वो करें। तो निश्चित ही रूप से हम 100 में से 80% वनाग्नि को रोक सकते हैं। अपने जंगल, अपने वन्य जीव और अपने जो स्वास्थ्य है हमारे आसपास के गांव के लोगों का, खास करके बुजुर्ग और बच्चों को जो आग लगने के कारण जो धुंध फैलती है और उसके कारण उन पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम लोगों ने कई बार, पिछली बार, इस बार फरवरी में वहाँ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक थी उसमें भी ये बातें रखी थी कि हमने कहा हम कुछ पूरे जिले के जो 1600 गाँव हैं उन जो गाँवों में सब जगहों अगर नहीं भी कर सकते हैं
तो 2-4 जहाँ पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव हमारे कर्मचारी हैं, सब हैं, उनको चिन्हित करके ना हमारे पास जो हमारा जो चिन्हीकरण हो रखा है, हमारे जो इसरो के इनके सैटेलाइट और इनके आधार पर जो हमारे पास डेटा है, उस डेटा का विश्लेषण करके कि हमारे संवेदनशील जो गांव है, उन गांवों में से 10 या 5 गांवों में हम इसको प्रयोग के रूप में कर सकते हैं। उन समितियों को सक्रिय करके उसको प्रयोग के रूप में कर सकते हैं। और उनको जब मैं बता रहा कि हम जो उनका पूरा प्लान बनाया कि भाई हम खतरे क्या है, खतरों के निराकरण को कहाँ से वो खतरे, उनका निराकरण कैसे कर सकते हैं, तो आसानी से हम लोग कम से कम 80% इन घटनाओं को कम कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। ये सब बड़ी आग लगने के मुख्य कारण क्या है? हर साल आग लगती है, इसके अगर आपने प्रत्येक गांव में गए होंगे, वहाँ पर निरीक्षण किया होगा, फील्ड में गए हैं, विभागीय अधिकारियों से मिले, जो मुख्य निकल के आया है कि कारण क्या है इस चीज़ का? तो उसमें तो बहुत सारे कारण, जैसे हम लोग जब गए थे तो कम से कम तो मुख्य का एक तो बड़ा कारण जो जलवायु परिवर्तन का है वो भी है, क्योंकि मौसम में जो बदलाव आ रहा है, जिस समय बारिश होनी है बारिश नहीं हो रही। आग अभी जो एक हमारे सामने एक अच्छी बात यह है कि आग जो लग रही है वो सरफेस वाली आग लग रही है, उससे पेड़ों के जलने की संख्या कम है, घास और वो जल रही है, लेकिन वो भी नुकसानदेह है। तो आग लगने का एक जो मुख्य कारण तो वो है जलवायु परिवर्तन है। उसके अलावा जो हमारा जो सोच है, हमारे जो जंगलों के आसपास या जंगल शहरों में जो लोग रह रहे हैं, हमारी जो सोच है वो अभी भी पुरानी सोच है। उस सोच को बदलने की जरूरत है, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। और हम लोगों ने जो अध्ययन में देखा तो उसमें जो 99% जो कारण है वो मानव जनित कारण है, और 1% से भी कम जो होगा वो प्राकृतिक कारण होगा। उसमें वो 1% में ही वो जलवायु परिवर्तन भी है, और जो जैसे तो कभी हवा चलती है, वो चलता है, और ये अपनी जो बिजली की लाइनें हैं, बड़ी पावर लाइन है, उनके टकराने से भी जो चिंगारी आती है, ये जो मानव जनित कारणों से बाहर वाले जो कारण ये है। लेकिन जो मानव जनित कारण है वो सबको पता है। गाँव में खेती के में वो खुला आग जलाई, खुला छोड़ दिया, बड़ा कारण वही है। उसके अलावा गाड़ियाँ चल रही है, उसमें वो जब उसके अलावा जो पिकनिक के लिए लोग जा रहे हैं, वो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में आग चल रही है। कई जगह तो ये भी देखा कि जंगलों में सब और शमशान घाट बने हैं, वहाँ भी जब सब जलाया जाता है उसके बाद वो पूरी तरह से उसको नहीं होने, उसके कारण भी आग लग जाती है। कई जगह जो पूजाएँ वगैरह होती है उसके लिए भी जाते हैं, वो जो शनिवार को उसको, तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। उनमें हमारा ये मानना है कि 99% कारण हमारी अज्ञानता है, मानव जनित कारण है, हमारी अज्ञानता है। और उसमें भी कुछ जानबूझ के खेल में भी बच्चे भी लगा रहे हैं, स्कूल के बच्चे लगा रहे हैं, कई जगह मजाकी में कि कुछ नहीं होता, आग लगा देते हैं, देखते हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं हमने मैक्सिमम देखी है। तो मुख्य रूप से मानव जनित कारण है, और उन कारणों का निराकरण आसानी से हो सकता है। मैंने हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, लेकिन अवेयरनेस कार्यक्रम आज आग लगी है और आज चलाएं तो उसका कोई मायना ही नहीं है। आज तो अब तो ये है कि हम मूक दर्शक बन करके उसको देख सकते हैं, या तो इसमें हमारा सबसे मानना है कि सुझाव है कि तो हम ग्राम स्तरीय पर नागरिक सुरक्षा समितियों को सक्रिय करें, हमारी स्टेट लेवल की समिति भी सक्रिय हो और जिला स्तर की भी सक्रिय हो, और उनको भी जिला स्तर की भी हम देखते हैं कि पूरी फरवरी में, जब फरवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में उसकी बैठक होती है। वहीं कई जिलों में तो पहले हो जाती है, पर कई जिलों में जनवरी फरवरी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो ये आग की जो घटना है ये एक सबसे बड़ा डिजास्टर है और हर साल हो रहा है। तो हमें प्राथमिकता पर सितंबर में ही जो हमारी जो व्यवस्थाएँ बनी हुई है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सितंबर में उसकी बैठक हो जाए, वो अपनी कार्य हमारी जिला स्तर की जो समिति है उसकी भी कम से कम सितंबर में पहली बैठक हो जाए और वो कार्य योजना बनाए। ग्राम स्तरीय कार्य योजना पर ध्यान देने के लिए ये उनकी बैठकें हों तो निश्चित रूप से, और नहीं तो फंड आ रहा है और फंड को आप गाड़ियों में, टैक्सियों में, इनमें खर्च कर दें जिसकी ज़रूरत है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें आज ये है कि हम जो गाँव की समिति है उनको प्रशिक्षित करें, उनको संसाधन उपलब्ध कराएं। और केवल ये करना कि हम फायर वाचर तैनात करना अच्छी बात है, लेकिन केवल फायर वाचर तैनात करने से जो गाँवों में
पुरानी परंपराएं थी कि सारे लोग इकट्ठा होकर के वो करते थे। अब ये हो गया कि हमारी जिम्मेदारी बंट गई। हमने सब कह दिया कि सब फायर वाचर हैं ही, वही उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी का ट्रांसफ़र भी पैसे के कारण हुआ। पैसे का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि जो हमारी ग्राम स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा समितियाँ हैं उनको संसाधन संपन्न बनाएं, उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनको जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए। और उसमें जब आग लगती है तो उस स्तर पर, ग्राम स्तर पर जितने भी, जैसे डिजास्टर में एक प्रोटोकॉल है कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी जो भी संगठन है वो करें। और तीसरा हमारा ये कहना है कि हमारे हर जिले में इतने सारे गैर सरकारी संगठन हैं, उनमें से अधिकतर लोग समाज सेवा से प्रेरित होकर के आए। तो हम एक ये भी कर सकते हैं कि जिस गाँव में जो गैर सरकारी संगठन है, कम से कम वो एक गाँव को वन अग्नि सुरक्षा समितियों को साधन संपन्न बनाने में या उनको किसी भी तरह की वो मदद कर सकता है, उनको सक्रिय करने में अगर योगदान दे और उनको जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, तो ये एक बहुत अच्छा हो सकता है कि लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है इसमें। और इसमें जो गैर सरकारी संगठन, मुझे लगता है कि हर गाँव में आज कोई ना कोई गैर सरकारी संगठन है, तो उनको अगर हम उस तरह से केवल वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर और DFO के कोई हम जिम्मेदारी दें, तो ये कभी भी हर साल इसी तरह की घटनाएँ होती रहेंगी। धन्यवाद। ये लोगों का जो जुड़ाव है जंगल के प्रति, एक जुड़ाव था पहले जो देखने में आता था, वो जुड़ाव अब नहीं नज़र आ रहा है। लोग अब ये मान के चलना ये विभाग का है, विभाग अपने आप करेगा। सामने आग लगी हुई है, लोग खुद तैयार नहीं है जो पहले जुड़ाव। उसका कारण क्या? उसका पहले कारण मैंने ये बताया ना कि भाई हमने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। नई व्यवस्था में हमने फायर वाचर भी रख दिए, हम लोग उनको पगार भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो लोगों में एक भावना ये आ रही है कि ये इनका काम है हमारा नहीं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आ गया। हम पहले पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए, उसके लिए खास करके मैं जो सड़क के किनारे पे रहा वो जंगलों पर निर्भर है। अब आज हम पहले हमारी जलौनी लकड़ी वगैरह सब चीज़ें जंगल पर निर्भर थी। आज अधिकतर गाँवों में इस तरह से मतलब ईंधन की जो जरूरत है वो कम से कम 50 से 60% कम हो गई। जंगलों पर हमारा उस तरह का जो वो था वो कम हो गया। और तीसरी बात यह है कि जो जंगलों के संसाधन हैं उनको सही ढंग से लोगों को नहीं दिया जा रहा। अब चीड़ का जंगल है या कोई भी जंगल है, आज मुझे अपना घर बनाना है तो कोई ऐसी सरल और सहज व्यवस्था नहीं बनी है कि मैं जंगल से इमारती लकड़ी का उपयोग मैं जंगल से कर सकूँ या वो कर सकूँ। एक बड़ा कारण ये भी कि अब हमको अगर जंगल की लकड़ी चाहिए होगी तो हमको फिर वन निगम के पास इसके से हरिद्वार जाना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम चमोली में, कर्णप्रयाग में या नारायणगढ़ में या छोटे छोटे शहर है वहाँ से अपने लिए लकड़ी की इमारती लकड़ी या इन चीज़ों की व्यवस्था। एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को लगता है कि हमारे किस काम के जंगल, लेकिन मैंने ऐसा सब जगह नहीं है। मतलब अभी 10-20% जगह ऐसा होगा, लेकिन 80% जगह आज भी जो गाँव जंगलों से और जंगलों पर जो निर्भरता है वो जा रहे हैं, बुझा रहे हैं। हम लोग इस यात्रा के दौरान ऐसे कई दर्जनों में गाँव मिले जो लोग अपनी मुंडन हो रहा, बेटे का नाती का मुंडन हो रहा, तो लोगों ने मुंडन रोक लिया और सीधा आग बुझाने चले गए। दिन में वो मुंडन में अपना जो स्नान वगैरह उधर मंगल स्नान उसको छोड़ करके और लोग जंगलों में आग बुझाने चले गए। और ये एक ही बार नहीं, कई सारी इस तरह की घटनाएं हुई। तो आज भी जो गाँव में लोग हैं, लेकिन जंगलों से जोड़ने के लिए की जरूरत आज भी है लोगों को। आज जीवन शैली बदल गई, नई पीढ़ी हमारी जंगलों पर उस तरह से नहीं निर्भर जिस तरह से हमारी पुरानी पीढ़ी है। तो जंगलों पर लोगों की निर्भरता बढ़े, इसके लिए कार्यक्रम होने चाहिए। इसके लिए हमारे कुटीर उद्योग और ये तो हैं ही, लेकिन आज जो सबसे अच्छा जो संसाधन हमको दिखता है वो इको टूरिज्म का दिखता है। तो हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने पड़े कि लोग की आजीविका जंगल पर निर्भर हो जाए, लोगों को उससे इनकम हो, तो निश्चित रूप से वो जंगल बचाने की बात सोचेंगे। वो कहेंगे अगर उनका सामने का जंगल इतना सुंदर है जिसे देखने के लिए, जहाँ के वन्य जीवों को देखने के लिए, यहाँ के पक्षियों को देख, जहाँ के वनस्पतियों को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट और ये आ रहे हैं और वो आएंगे तो उसकी इनकम होगी, वो लोग रहेंगे। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से पुराने समय की तरह लोगों का जंगलों से जुड़ा होगा। और इसके लिए हम लोगों ने किया अभी कुछ जगह हम लोग इको डेवलपमेंट कमेटी के लिए सक्रिय रहे, वहाँ पर बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम किया
और जो मधुमक्खी पालन वाला उसकी ट्रेनिंग दी, क्योंकि इस जो धुंध है इसके कारण जो सबसे पहला दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो बी कीपिंग पर पड़ रही है। आप देखेंगे कि आजकल जहाँ ये शहद का सीज़न भी यही होता है, जो हमारे पहाड़ों में छोटी मधुमक्खियाँ हैं जो यहाँ की लोकल भी है, तो वो शहद जो देती है वो इसी मौसम में देती है और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा धुंध भी है। तो उनका जो काम है, उनकी जो डेथ बीमारियाँ में देख रहा आज उन पर किस्म किस्म की बीमारियाँ भी लग गई। तो ये एक बड़ा वो है। तो इन चीज़ों को रिवाइव करके ही हम लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन लोग जुड़ेंगे अगर जो 2-3 चीज़ें हमने बताई कि ये इन पर ध्यान दिया जाए। हम लोग फायर वाचर तो रखें, लेकिन जो ग्राम स्तरीय नागरिक सुरक्षा समितियाँ हैं उनको सक्रिय करें। गाँव में लोग जहाँ लोग नहीं है वहाँ लगवा दें, पर जहाँ लोग हैं वहाँ अभी भी लोग सक्रियता से अपना सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ ओम भट्ट जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से किस तरह से वनों में आग लगती है, कैसे हम उससे बचा जा सकता है और किस तरह से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करके उस पर कार्य किया जा सकता है और हम